हेलो एंड वेलकम बैक टू बिगिन प्रोसेस। सो कैसे हो सभी भाई? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपना प्रिपरेशन चला रहे हो। सो गाइस क्या है कि और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही जस्ट गिने चुने कुछ दिन बाकी है। सो इस टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है और रिवीजन करना है, ठीक है। तो क्यों ना आप लोगों के सामने एक ऐसे वीडियो रिप्रेजेंट किया जाए जो कि अपने आप में कंप्लीट हो और बहुत कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों के मतलब होता है बहुत सारे कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, वो सबसे बड़ा दिक्कत होता है। कॉन्सेप्ट क्या है भाई ये, ठीक है। तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप लोग अगर बहुत एकदम शांत दिमाग से एकदम पूरा फोकस के साथ विद प्रॉपर कंसंट्रेशन अगर आप देख रहे हो वीडियो को, तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत सारी चीज जो भी दिमाग में चल रहा था, डाउट वगैरह सब टॉपिक को लेके, वो एक झटके में खत्म हो जाएगा, ठीक है। कि भाई हाँ ये तो हम सोच रहे, मेरे दिमाग में ये था और सर ने ये कंप्लीट कर दी, बता दिए भाई ये मेरा तो ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया। तो आप लोगों को क्या करना है कि पूरा देखना होगा, जैसे एकदम मतलब एक 1:1 बॉन्डिंग हो। ऐसा नहीं कि ये चलो एक नॉर्मल वीडियो है, ऐसे बहुत सारे बनाते हैं चलते हैं, ऐसा नहीं है। पूरा मेहनत के साथ, ठीक है, आप लोगों को समझाएंगे चीजें। तो गाइस क्या है कि आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे कि आप लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और पार्ट पार्ट, ऐसा नहीं कि पूरा एक लेक्चर में पूरा सारा वीडियो को कंप्लीट कर दिया भाई, ऐसा नहीं हुआ। आप लोगों को एक टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 करके। तो नेक्स्ट जिस चैप्टर के ऊपर हम लोग अभी आज बात करने के लिए आए हैं वो है बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स, जो कि क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत सारे सवाल जो भी आते हैं एग्जाम में इजीली कर लोगे। तो बस वही घूम फिर के आ रहे कॉन्सेप्ट की बात, आप जितना भी रट लो बहुत सारे कुछ कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपको जो उस एग्जाम हॉल में जो मदद करने वाले वो है आपका कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में रहेंगे, ठीक है। उसी को आप लोगों को एग्जाम हॉल में यूटिलाइज करना है, राइट। रट के जाओगे तो डर रहेगा, सारी चीजें इधर उधर हो जाएगा। तो चलो केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही एक एनर्जेटिक क्लास होने वाला है भाई। तो केमिकल काइनेटिक्स दोस्तों हेडिंग लगा लो, एक बहुत ही प्यारा सा हेडिंग लगाना है सबके कॉपी में, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स ये क्लास 12 के लिए है, क्लास 12, ठीक है। एंड सीबीएसई बोर्ड जो भी बच्चे हैं वो पता है आप लोगों को सिलेबस आप लोगों का, ठीक। तो देखो केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जैसे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 हो गया ऐसे। तो पार्ट 1 की बात हम लोग अभी आज करने वाले हैं। यहाँ पर आप पार्ट 1 लिख सकते हो, जैसे कि कंफ्यूजन ना हो आगे में आप लोगों को वीडियो ढूंढने में। तो पार्ट 1 ये तो यहाँ, ठीक है, ये हो गया। और आज का डे है दोस्तों 12 नवंबर, ठीक है, 25। तो ऐसा नहीं कि आप बहुत पुराना वीडियो नहीं है, जस्ट अभी बना रहे हैं और आप लोग पूरा एकदम गर्मा गर्म देखोगे और समझ लोगे कॉन्सेप्ट जो भी चीज, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने से पहले दिमाग में ये चीज आना चाहिए भाई इस चैप्टर में पढ़े क्यों। ये सबसे पहले दिमाग में अगर नहीं आ रहा है तो मत पढ़ो, बंद कर दो किताब। ये दिमाग में आना चाहिए हम इस चैप्टर को, नॉट ओनली दिस केमिकल काइनेटिक्स, बाकी जो भी चैप्टर आप लोग पढ़ते हो तो दिमाग में ये वाई आना चाहिए कि हम इसको क्यों पढ़े हुए, इसका मतलब इसका यूटिलाइज क्या है और इसको कोई क्या अगर डे टू डे लाइफ के साथ जोड़े तो क्या कुछ मिल रहा है, तो बहुत आसान हो जाएगा चीजें। आप लोगों को नया नहीं लगेगा कि हाँ ये तो कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेटेड है, इसके साथ ये ऐसे रिलेट हो सकता है, हाँ तो ये कनेक्टेड है, ये तो बहुत क्या फेमिलियर लगेंगे टॉपिक, तो आप लोगों को मदद करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ेंगे क्यों भाई? एक तो ये आप लोगों को सुनने होंगे कि रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, बायोकेमिकल्स जो भी रिएक्शंस होते हैं बॉडी में ढेर सारे, राइट, एंजाइम्स के प्रेजेंस में। तो रिएक्शंस जो होता है तो उस रिएक्शंस किसी रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, आप लोग देखे होंगे बहुत फास्ट, मतलब आप जस्ट रिएजेंट डाले और तुरंत प्रोडक्ट मिल गया, ऐसा रिएक्शन से। कुछ रिएक्शंस ऐसे है कि बहुत मतलब क्या है कि स्लो जा रहा है, एकदम स्लो, बहुत मतलब सालों साल लग जा रहा है तभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है। कुछ रिएक्शन है कि घंटे लग जा रहे हैं, एक दिन लग जा रहा है, 2 दिन लग जा रहा है, ऐसा रिएक्शन है। कुछ रिएक्शन है कि मीडियम टाइम में खत्म हो जा रहा है, जैसे 5 मिनट के अंदर आ गया, ठीक है। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताएं कि अल्कोहल में अगर आप जिंक क्लोराइड और HCl डालो, लुकास रिएजेंट डाल रहे हो प्राइमरी अल्कोहल में, तो ये रिएक्शंस नहीं करेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में अगर रख दो तो रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप सेकेंड डिग्री अल्कोहल को ऐड कर रहे हो, वो लुकास रिएजेंट ZnCl2 और HCl, दोस्तों ये ध्यान रखना आप लोगों को, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये आप लोगों का अल्कोहल फेनल चैप्टर में है। तो उसमें क्या हो रहा है कि 5 मिनट के अंदर रिएक्शन हो रहा है, इसका मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद आपको रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है। और अगर थर्ड डिग्री में आएंगे तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, इमीडिएटली, जो बात हम लोग बोलते हैं इमीडिएट रिएक्शन हो गया। तो इसका मतलब है केमिकल काइनेटिक्स आप लोगों को वो चीज गाइड करते हैं कि रिएक्शंस जो है कितना रेट में जा रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शंस के बारे में हम लोग को पहले पॉइंट में क्लियर करना है, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो पहला पॉइंट ये कि दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट बताते हैं,
कि कितना रेट में ये चीज जा रहा है, कोई भी हो सकता है, कोई भी रिएक्शन। और देखो कितना एक्सटेंट तक ये जाएंगे, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ बिफोर, जैसे कि होता है ना कि आप लोगों को पूछा गया कि 5 मिनट के बाद कितना रिएक्शन हुआ है बता दो, कितना प्रोडक्ट बना है, राइट। तो रिएक्टेंट घटेंगे और प्रोडक्ट बनता है, ऐसे ही तो होता है ना रूल। जैसे आप एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप एक केमिकल रिएक्शन या तो फिजिकल रिएक्शन को स्टार्ट करो, तो पहले क्या होना चाहिए, कुछ रिएक्शन रिएजेंट लेना, आई मीन कुछ रिएक्टेंट प्रेजेंट रहेंगे। केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो कुछ वहां पर क्या होगा, रिएक्टेंट लेना होगा इनिशियल में, अब वो धीरे धीरे कम होंगे। तो आगे में जाके हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे रिएक्टेंट के ऊपर बेस करके रेट को आप समझा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये तो प्रोडक्ट के हिसाब से भी आप कर सकते हो, बस बहुत इजी चीज है, घबराना नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि रेट ऑफ द रिएक्शंस को आपको बता देंगे। अब देखो ये रेट जो होता है, ये मतलब कोई भी रिएक्शंस है, मान के चलो वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, जैसे कुछ जो रिएक्शंस है प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, आप लोगों को बहुत सारे रिएक्शंस देखोगे, तो एक पाथ फॉलो करना पड़ता है, एक पाथ फॉलो करना पड़ता है। तो कौन सा मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म की बात करते हैं हम लोग बेसिकली, ठीक है, मैकेनिज्म वो चीज इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा पाथ फॉलो करेंगे तो अच्छा बढ़िया एक प्रोडक्ट मिलेगा हम लोगों को। तो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस के बारे में ये बताते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, एक रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, आप लोग क्लास 11 में पढ़ लिए ये सब कि SN1 यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये एक टाइप का रिएक्शन का मैकेनिज्म है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट है, जैसे हम लोग वहां पर से समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन है कौन सा मतलब मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। उसके बाद SN2 आइसोटोप लेवलिंग से हम लोग इस चीज समझ सकते हैं, SN2 में या हो रहा है या तो SNI हो रहा है, ठीक है, या तो आप न्यूक्लियोफिलिक SNAR एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या तो एलिमिनेशन से हो रहा है। तो मतलब बेसिक चीज आप लोग बता रहे हैं, या तो E2 से हो रहा है, या और एक मैकेनिज्म आता है E1CB करके, ठीक है, कंजुगेट बेस मैकेनिज्म। तो बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म है जिसका पढ़ने का जो विषय है, ये कौन सा फील्ड मतलब केमिकल काइनेटिक्स इस चीज को डील करते हैं। फिर आता है क्या कि रेट का जो फैक्टर होता है, जो रेट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, रेट को जो फैक्टर है मतलब अफेक्टिंग द रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट, जो फैक्टर्स जो रेट को इफेक्ट करते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो वो सारी चीज क्या है कि यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ने का विषय है। अच्छा सर, क्या केमिकल काइनेटिक्स, एक मिनट जस्ट सब सही चल रहा है, एक मिनट मेरे को चेक करने दो, उसके बाद बता रहे आप लोगों को। हाँ एकदम बिल्कुल सही है, सब कुछ बढ़िया एकदम ओके, सब कुछ एकदम मत बढ़िया चल रहा है। अब देखो क्या है कि हाँ क्या कुछ नहीं बता सकते, मतलब केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ के आप लोग ये नहीं बता सकते कि कब एक रिएक्शन फिजिबिलिटी के बारे में नहीं बता सकते, जैसे कि कोई भी रिएक्शन है कि अब बता दो केमिकल काइनेटिक्स का यूज करके कि ये होगा या नहीं होगा, संभव है या असंभव। तो फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शंस के बारे में नहीं बता सकते हैं, ठीक है। फिर देखो केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ये भी पढ़ लेंगे कैटलिस्ट का रोल, ये सब के ऊपर डिस्कशन होगा धीरे धीरे। तो बस अभी जो है अभी टॉपिक में आते हैं जो कि आप लोगों के मतलब बहुत काम का चीज है। तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस, देखो तो रेट पहले हम लोग समझेंगे क्या है रेट। तो अब हेडिंग लगा लो आप लोग, रेट क्या होता है देखो। तो पहले तो बात ये है कि रेट, देखो भाई रेट मतलब टाइम की बात तो जरूर आएगा वहां पर, ठीक है। जैसे मतलब मान लो कि चलो कि जो आप स्पीड कवर करते हो, स्पीड, ठीक है, स्पीड जो डिस्टेंस कवर करते हो पर यूनिट टाइम, वो स्पीड होता है ना कोई भी चीज का, कोई भी ऑब्जेक्ट का, ट्रेन का, बास का, ठीक है। तो वैसे ही एक रिएक्शंस का भी अगर बात करें तो कितना स्पीड में वो जा रहा है, चल रहा है, खत्म हो रहा है। तो जितना स्पीड चलेगा वो उतना ही जल्दी क्या करेंगे, उस रिएक्शन कंप्लीट कर देंगे, प्रोडक्ट उतना ही जल्दी मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो एक स्पीड की बात यहाँ पर आ रही है, यानी कि यहाँ पर स्पीड जो है उसको आप बस रेट के हिसाब से समझो। अब देखो रेट को समझने के लिए आपको ना एक केमिकल इक्वेशन की जरूरत है, जो कि अभी आपको समझाएंगे। देखो जस्ट एक कोई भी केमिकल इक्वेशन ले लो आप, अगर आपको लग रहा है कि सर आप ए मोल ऑफ ए ले लो, उसके बाद बी मोल ऑफ बी ले लो, तो छोटा बी ये जो है ये मोल को समझा रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो आप बी ले रहे हो, एक मोल अगर ले रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर बी लिखेंगे, सिर्फ बी का वैल्यू जो 1 हो जाएगा स्मॉल बी का। अब देखो यहाँ पर जो सी मोल सी बन रहा है और डी मोल जो है डी बन रहा है, ये आपके पास एक केमिकल इक्वेशन है। अब इसको यूज करके हम लोग समझेंगे कि रेट क्या होता है बेसिकली, ठीक है। देखो तो रेट को हम लोग ना इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट भी प्रेजेंट कर सकते हैं, रिएक्टेंट के हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, रिएक्टेंट्स के हिसाब से, और रेट को हम लोग प्रोडक्ट के हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये बात पहले क्लियर कर लो, प्रोडक्ट के हिसाब से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी कि रेट को अगर हम बात करें कि रिएक्टेंट के हिसाब से, यानी कि ए और बी के फॉर्म में हम प्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको सी के फॉर्म या तो डी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन एक
यहाँ पर चीजें ध्यान रखना आप लोगों को कि रिएक्टेंट जो होता है वो पहले बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, धीरे धीरे घटता रहता है, इसलिए वहां पर नेगेटिव जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है। यानी कि जब हम लोग रेट को रिएक्टेंट के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे तो नेगेटिव साइन आप लोगों को देना पड़ेगा। ये बस यही है कि रिएक्टेंट क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता है, बस इसी के ऊपर बेस करके आप ध्यान रख सकते हो इस चीज को। और प्रोडक्ट जो है, एक प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्शन में फॉर्म होता है नया, ठीक है, वो पहले नहीं होता, पहले प्रोडक्ट नहीं रहता। कोई भी रिएक्शन आप स्टार्ट कर रहे हो तो पहले क्या रहेंगे, पहले रिएक्टेंट रहेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट होगा ना, तो प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए पॉजिटिव साइन दिया जाता है। अब देखो सुनो, अब ये आप लोगों के पास केमिकल रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पर रेट जो है, रेट को आप पहले क्या कर रहे हैं, हम लोग रिएक्टेंट के हिसाब से लिख रहे हैं, तो देखो माइनस लिखना पड़ेगा आपको पहले, फिर देखो डी ऑफ डेल्टा ऑफ ए, ये जो डेल्टा की बात अभी कर रहे हैं हम लोग, इसका मतलब है परिवर्तन यानी कि चेंज। अब देखो ये जो लिखे है ना माइनस डेल्टा ऑफ ए डेल्टा टी, ये रेट नहीं है। अब रेट फिर क्या है सर, रेट दोस्तों आप लोगों को निकालने के लिए इसका जो कोफिशिएंट है, जैसे मतलब कोफिशिएंट मतलब पता है ना आप लोगों को कि कितना मोल लेके हम उस चीज को परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे ए का वैल्यू 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, 0 नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं लेंगे तो कैसे संभव है भाई। तो ये चीज है, तो ए से आपको क्या करना होगा, यहाँ पर डिवाइड देना होगा। अब जो चीज आ रहा है ये आपको रेट को समझा रहा है, समझ में आ रहा है, रेट को ये चीज समझा रहा है। ये बात क्लियर कर लो एकदम आप लोग कि रेट सर ये हो गया। फिर पहले आप जो लिखे थे वो क्या था, ये जो पहले आप लिखे थे वो क्या था, ये जो माइनस डेल्टा ऑफ ए डेल्टा टी लिखे थे, फिर वो क्या था, देखो ये था कि ए कितने रेट में कम हो रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो ए का अगर बात करें, ए का डिसइंटीग्रेशन, डिसअपियरेंस, तो ये चीज है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है। तो ए का डिसअपियरेंस ये हो गया, जस्ट सिर्फ ये चीज, ठीक है, ये वाला 1/a छोड़ के जो भी पार्ट है उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अब देखो बी के हिसाब से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा आपका -1/b डेल्टा बी, फिर नीचे डेल्टा टी, ये चीज, तो ये हो जाएगा, ये जो छोटा सा पार्ट है यहाँ पर, ये आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो ये हो गया रिएक्टेंट के हिसाब से रेट का रिप्रेजेंटेशन। अब देखो रेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग प्रोडक्ट के हिसाब से भी लिख सकते हैं। देखो कैसे होता है ना, डेल्टा ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, ओके। अब देखो ये जो आ रहा है ना, ये बस ये चीज, ये आपका अपीयरेंस ऑफ सी, क्या है ये, अपीयरेंस ऑफ सी। देखो सारा चीज बताएंगे आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जितने आप लोगों को काम का चीज है सारा चीज बताएंगे। ये है अपीयरेंस ऑफ सी, क्या है ये, अपीयरेंस ऑफ सी। अब यहां से रेट कैसे मिलेगा, अब रेट मिलेगा कि सर सी के आगे जो है स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उससे इसको डिवाइड देना है। और ध्यान रखना ये आपका पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव इसी वजह से होता है कि अपीयरेंस हो रहा है, ये चीजें बन रहा है, इसलिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है ना टाइम के साथ साथ, तो डेफिनेटली ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा 1/c। अब नेक्स्ट बात करेंगे डी के ऊपर, तो डी भी आप लोगों को ऐसे लिखना पड़ेगा, डेल्टा ऑफ डी डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ टी, और ये हो गया आपका 1/d, ठीक है, ये भी पॉजिटिव हो गया। और ये जो पार्ट आ रहा है ये है आपका अपीयरेंस ऑफ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। देखो यहां से सवाल बनता है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके। अब देखो सारे समान है, यानी कि ये सब समान, सब ये रिएक्शन के लिए आप ये सारे एक दूसरे के साथ समान लिख सकते हो। यानी कि ये जो रेट आ गया 1/a डेल्टा a बाय डेल्टा टी समान ये चीज -1/b डेल्टा b बाय डेल्टा टी, ठीक है, समान, तो सारे समान हो जाएगा, सब समान हो जाएगा एक दूसरे के साथ। तो किसी भी एक का वैल्यू अगर पता है तो आप रेट निकाल सकते हो, अगर रेट बता दिए तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और अपीयरेंस बता सकते हो। बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके सवाल पूछे जाते हैं आप लोगों को बोर्ड में, दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ग्राफ के हिसाब से हम लोग समझेंगे चीजों को, ठीक है, क्या करेंगे ग्राफ के हिसाब से समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है, ओके ओके, सारी चीज आप लोगों को समझ में आ रहा है और कैमरा भी सही से रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रहा है कुछ भी, ओके। चलो तो हम लोग अभी ग्राफ के हिसाब से समझेंगे, जैसे ग्राफ का आइडिया आप लोगों को होना चाहिए, तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं यहाँ पर। रिएक्टेंट के हिसाब से पहले समझेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट के हिसाब से समझेंगे, ठीक। दो ग्राफ आप लोगों को लिखना पड़ेगा यहाँ पर, देखो, ओके, रेड पेन भी है, ब्लू पेन भी है। तो क्या है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया वाई एक्सिस, जैसे कि वाई एक्सिस वालों कंसंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, ये कंसंट्रेशन है आपका, और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शंस यानी कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट बता सकते हो आप, रिएक्शन कोऑर्डिनेट,
रिएक्शन कोऑर्डिनेट मत लिखो, यहाँ पर टाइम लिखो, ठीक, टाइम लिखो। तो टाइम रेट वही होता है ना, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक। तो अब देखो रिएक्टेंट जो है पहले यहां पर था मान के चलो, अब इनिशियल रिएक्टेंट की बात करें तो आप आर नॉट लिख सकते हो, आर नॉट, ये जो है आपका इनिशियल रिएक्टेंट है, ठीक है, आर नॉट। अब जब टी जो है वो 0 था यहाँ पर एकदम शुरुआत में, एकदम मतलब इनिशियल बिगिनिंग में, और रेट जो है मैक्सिमम था। अब क्या होगा, धीरे धीरे टाइम के साथ चीजें चेंज होंगे, रिएक्शंस करेंगे, रिएक्टेंट घट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो रिएक्टेंट की जो मात्रा है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन वो कमेंगे, घटेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे धीरे 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 घट रहा है, ओके, ऐसे धीरे धीरे घट रहा है, लेट्स सपोज। अब हमको निकालना है क्या, यहाँ पर 2 पॉइंट में ले लो आप लोग। तो देखो 2 पॉइंट में अगर बात करें तो टाइम अभी स्टार्ट हो गया, रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया है। तो क्या होगा, धीरे धीरे इधर आएंगे टाइम के साथ साथ, और रेट धीरे धीरे घट रहा है। देखो मतलब ये जो रिएक्शन का कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, कार को देख सकते हो, ओके। ये कार को थोड़ा और भी अच्छे ढंग से बना लेते हैं, जैसे कि आप लोगों को समझने में आसानी रहे थोड़ा, तो किसी भी तरफ से आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। चलो, तो ये यहां पर आप सीधा ऊपर चलो, ऐसे चलो चलो भाई, चले चलो चले चलो चले चलो चले चलो, यहां पर आ गया। अब यहां आने के बाद मतलब ये टाइम हो गया, ये लेट सपोज आपके पास T1 टाइम है, ये टाइम है T1। अब बताओ ये T1 टाइम में जो रेट आप देख सकते हो कि कहां पर पहुंच गया है ये, और T1 टाइम में हम लोग भी कैलकुलेट करेंगे। तो T1 टाइम में आप देख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन R0 तो नहीं हुआ, क्योंकि ये यहां तक पहुंच गया, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, ये पॉइंट हम लोग ये जो सीधा चलेंगे यहां से, तो ये वाला जो एक्सिस है वहां पर काट कर रहे हैं, और ये एक्सिस में हर एक पॉइंट, ध्यान से सुनो, ये एक्सिस में हर एक पॉइंट आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म देंगे। अब जैसे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की बात करें तो हर एक पॉइंट में आपको रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन मिलेंगे। तो यहां पर कट हो गया, तो लेट सपोज यहां पर आपका रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है ये R1 है, बहुत प्यार से समझो भाई, ये R1 है, ठीक है। अब तो T1 में मिल गया, अब धीरे धीरे चल रहा है, ऐसा चलो, ऐसा करो कि यहां पर आपको टाइम दे दिया गया कि T2 में आप पहुंच जाओ। T2 में, ये T2 है, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ये आपका T2 है, T2 में पहुंच गया। अब देखो T2 में पहुंच गए तो T2 और भी ज्यादा टाइम है, समझ में आ रहा है ना। ये जो एक्स एक्सिस देख रहे हैं, ये जितना इधर चलोगे तो टाइम बढ़ता हुआ चलेंगे। तो T2 जो है उस पॉइंट में जो R मिलेंगे वो और भी कम होगा। अभी क्या मिलेंगे वैल्यू उसका कैसे पता चलेगा, देखो या इधर चलो, चले चलो भाई, चले चलो चले चलो 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 यहाँ पर, तो ये पॉइंट में कट कर गया। अभी आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि ये जो y एक्सिस में हर एक पॉइंट जो रिएक्टेंट जो कंसंट्रेशन है वो चीज समझाते हैं, तो बस आ गया समझ में ये चीज। तो ये R2 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 2 चीज मिल गया। अब हम लोग ना रेट जो स्लोप होता है वो एक्चुअली रेट देता है, ये बात बहुत लोगों को नहीं समझ में आएगा कि सर क्या बता रहे हैं। देखो स्लोप जो होता है दोस्तों, स्लोप ये क्या होता है, देखो स्लोप होता है आपका ये y एक्सिस है कि नहीं, बताओ ये आपका कौन सा एक्सिस है, बोलो ये आपका y एक्सिस है, और ये एक्सिस कौन सा एक्सिस है, बोलो ये x एक्सिस है। अब स्लोप ये होता है कि y एक्सिस में चेंज डिवाइडेड बाय x एक्सिस में चेंज, ठीक है। अब अगर हम बड़ा चेंज ले तो डेल्टा x लिखेंगे, और अगर छोटा चेंज ले तो डेल्टा नहीं लिखेंगे बट d लिखेंगे। यहीं पर से रेट 2 टाइप ऑफ रेट आता है, एक आता है आपका एवरेज रेट, जहां पर हम लोग थोड़ा लंबी समय की सोचते हैं, जैसे 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 2 घंटा हो गया, ऐसे करके मतलब थोड़ा टाइम गैप रहेगा, वो एवरेज लेना पड़ता है वहां पर, तो होता है डेल्टा एवरेज रेट। और इंस्टेंटेनियस होता है मतलब एकदम उसी पॉइंट में बहुत ही कम मिनिमम टाइम, जब आप टाइम टेंस टू 0 कर दोगे, डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा, तब आपको डी यूज करना होगा। ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब तुरंत आपको बताना होगा कि जस्ट रिएक्शन स्टार्ट किया बताओ, ठीक है, एकदम पर्टिकुलर पॉइंट में उसी में इंस्टेंट, उस टाइम में इंस्टेंट टाइम में आपका कितना रेट है, हो सकता है ये 1 सेकंड के गैप में भी हो सकता है। तो बहुत ही मिनिमम अगर गैप आ जाए ना, तब होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट, उसी टाइम तत्क्षणात जो बोलते हैं ना, एकदम बंगाली में हम लोग बोलते हैं तत्क्षणात, तो मतलब उसी टाइम जस्ट आपको बताना है। तो ये होता है आपका डेल्टा टी, डेल्टा वाई थोड़ा ज्यादा चेंज हो रहा है, लार्ज चेंज हो रहा है, एवरेज की बात कर रहे हैं। चलो, तो ये स्लोप आपको यहाँ पर दिख रहा है स्लोप, और ये डेफिनेटली नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव स्लोप आपको मिलेंगे। तो देखो स्लोप आपको कैलकुलेट करना, तो ये R2 माइनस R1 लिखो यहाँ पर, अच्छा रेड में नहीं लिखेंगे हम लोग, इसमें लिख रहे हैं। तो क्या होगा, देखो डेल्टा एक्स, ये चीज चेंज जो है आपको लिखना होगा R2 माइनस R1, ठीक है, R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय जो है आप लोगों को T2 माइनस क्या लिखना होगा, T1, समझ में आया। और जैसे कि ये रिएक्टेंट के हिसाब से लिख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस देना
बढ़ेगा। ओके, और इसी चीज को आप लोग डेल्टा आर लिख दो माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। तो ये हो गया आपका रेट का रिप्रेजेंटेशन। स्लोप से मिल जाएगा आपको, अगर ये सारे वैल्यू दे दिया जाएगा तो दिक्कत नहीं लेना है भाई, एकदम दिक्कत नहीं करेंगे, आपके पास कॉन्सेप्ट है, यू नो द कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो सवाल किसी भी एंगल में पूछा जाए आप इजीली कर सकते हो। तो ये चीज होता है, स्लोप के साथ साथ आप ये रेट निकालना भी सीख गए। ये होता है रिएक्टेंट के हिसाब से। अब आता है प्रोडक्ट के हिसाब से। देखो प्रोडक्ट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली यहां पर लिख सकते हैं, यहां लिख लो। चलो प्रोडक्ट के हिसाब से अगर बात करें तो एकदम शुरुआत में भाई, ठीक है, टी समान 0 है आपके पास, तो उस टाइम क्या है कि रिएक्टेंट तो मैक्सिमम था। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उस टाइम 0 होंगे, ऑब्वियसली प्रोडक्ट बना ही नहीं तो क्या मिलेगा आपको भाई, ठीक है। चलो अब क्या होगा, धीरे धीरे ये ऐसे ऊपर की तरफ चलेंगे, ऐसे आपको मिलेंगे कुछ चीजें, ठीक है, ऐसे आपको कुछ चीजें मिलेंगे। समझ में आया कि नहीं बताओ? अब देखो ये पॉइंट में आप बात करो कि ये कंसंट्रेशन है, ये जो कंसंट्रेशन है, ऐसे कंसंट्रेशन लिखते हैं ना हम लोग। कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है ना दोस्तों मोल पर लीटर होते हैं, ये ध्यान रखना। यहाँ पर हम लोग मोल पर लीटर में लेंगे, या तो एटीएम में भी लिख सकते हो अगर गैसियस है तो, बट जनरली हम लोग मोल पर लीटर में लिखते हैं। अगर गैसियस है तो एटीएम, ठीक है। ऐसे नॉर्मल अगर सोल्यूशन की बात करें तो मोल पर लीटर होगा। अब देखो ये कंसंट्रेशन हो गया। अब ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट के हिसाब से लिख रहे हैं। तो देखो ये टाइम के हिसाब से जा रहा है इधर, गॉट इट, ये टाइम के हिसाब से जा रहा है इधर। तो टी 0 में तो 0 है। चलो अब यहां पर टाइम t1 है, तो t1 टाइम में आपको प्रोडक्ट कुछ मिलेंगे। तो लेट सपोज ये जो प्रोडक्ट की यहां पर कंसंट्रेशन है वो p1 है। और आगे चलो, यहां चलो, यहां चलो, तो यहां पर जो मिल रहा है आपको, ये आपको क्या दे रहा है, p2 दे रहा है। तो टाइम गैप में t2, ये जो टाइम गैप में आपको ये चीज मिल गया, तो रेट आप यहां से भी निकाल सकते हो, ठीक है, रेट आप यहां से भी निकाल सकते हो, स्लोप से निकाल सकते हो। स्लोप यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, ये P2 माइनस P1, जैसे कि प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में है तो स्लोप पॉजिटिव होगा और आपका रेट भी पॉजिटिव होता है, T2 माइनस T1। चलो डेल्टा P रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज ऑफ टाइम, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, अगर रेट की बात करें तो यही आपका रेट हो गया, इधर यही आपका रेट हो गया। तो रेट का जनरल जो एक्सप्रेशन आ गया वो क्या आ गया बताओ, कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम, चेंज इन टाइम। जिस टाइम गैप में ये चीज हो रहा है और ये बड़ा चेंज हो गया तो आपको एवरेज लेना होगा, छोटा इंस्टेंटेनियस फिर डी, ठीक है। डी जो कर रहे हैं ना ये एक्चुअल में ये है, देखो सुनो, ये जो रेट इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं ना हम, तो डेल्टा टी उस टाइम 0 हो जाएगा, टाइम गैप एकदम ना के बराबर, ठीक है। तो इस टाइम आपको ये डी यूज करना होगा, तो dp बाई dt, ठीक है, ये हो जाता है dp बाई dt और dp बाई dt। और अगर आप इसमें बात करें, ठीक है, जस्ट 1 मिनट, गॉट इट, समझ में आया? तो इंस्टेंटेनियस dp dt करेंगे या तो माइनस dr dt करेंगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, माइनस dr dt, ठीक, इंस्टेंटेनियस के लिए। ओके बोलो, समझ में आया? dy dx इंपॉर्टेंट चीज है। ये गैप, ये चीज अगर आप लोगों को वैल्यू दिया रहेगा ना तो जस्ट इसका चेंज लेना है और इसका चेंज लेना है, इधर दोनों को डिवाइड कर देना, रेट मिल जाएगा आप लोगों को। समझ में आया? और बस यही चीज है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर से आप इंटरसेप्ट, एक होता है ना टेंजेंट ड्रॉ करके भी कर सकते हो, वो थोड़ा एडवांस लेवल का हो गया। बस आपको बोर्ड में उतना डिटेल्स में नहीं पूछा जाएगा, वो अलग वीडियो बनाएंगे तो बताएंगे आप लोगों की। यहाँ से जो है ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, फिर वहां से आपको dy/dx कैलकुलेट करना पड़ता है। बस आप लोगों को उतना डिफिकल्ट नहीं देंगे, वैल्यू दिया रहेगा, गिवन रहेगा, बस जस्ट डिफरेंस ले लो और रेट को कैलकुलेट करो, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस हो गया। अब देखो एवरेज भी बता दिया आप लोगों को। अब देखो प्रैक्टिस के लिए सवाल भी आप लोगों को लगाना है, तो जो एक रियल एग्जांपल की बात करें
एमोनिया, हेवर प्रोसेस पता है ना आप लोगों को? हाँ, हेवर प्रोसेस, तो उस प्रोसेस को लिखेंगे अब यहाँ पर। देखो N2 गैस प्लस 3H2 इजिकल्स टू क्या हो रहा है, 2NH3, 2NH3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, ये वाला रिएक्टेंट है सर, ये प्रोडक्ट है। तो रेट अगर हम बात करें, रेट तो क्या होगा, जैसे इंस्टेंटेनियस रेट ही निकाल लें या तो आप नॉर्मल एवरेज रेट भी निकाल सकते हो, तो माइनस डेल्टा ऑफ N2 बाय डेल्टा टी, ये होगा कि नहीं बताओ। और आप अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में लिख सकते हो तो -1/3 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी हो गया, ऐसा लिखना पड़ता है आप लोग। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो होता है ना वो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो 3 है यहाँ, इजिकल्स टू अगर ये प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्लस हो जाएगा हाफ, तो डेल्टा ऑफ NH3 बाय डेल्टा टी, ये बात होता है। तो ऐसे करके आप लोगों को सॉल्व करना पड़ता है। अब देखो रेट जो है वो किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करते हैं बताओ, रेट ऑफ द रिएक्शन। पहले तो ये है कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे, तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड करेंगे भाई। ठीक है, पक्का करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, आप अगर कम लेके काम करें तो ऑब्वियसली कम होगा, तो रेट ऑफ द रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। फिर आप एक्सपेरिमेंटल जो कंडीशन है, जिस हालात पे रिएक्शन कर रहे हो, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी चीज, तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज। तो बस इतना ही। ठीक है, और कैटलिस्ट का भी रोल होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, कि कैटलिस्ट का रोल के ऊपर रेट डिपेंड करेंगे। कैटलिस्ट रेट को बढ़ा देते हैं, कभी कभी रेट को घटा भी देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं रिएक्शंस को। ठीक है, गॉट इट। गॉट इट। तो अगर सवाल आए कि रेट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं तो आप इजीली लिख सकते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के ऊपर बात करेंगे हम लोग, जो है रेट लॉ। रेट लॉ देखो समझ में आ रहा है कि नहीं यार, बताओ। कमेंट करो भाई, कमेंट करना पड़ता है, अगर डाउट है तो कमेंट करो, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कुछ भी चीजें कर रहे हो तो उसका तो इफेक्ट पड़ेगा ना दिमाग में। जैसे ये सवाल मेरे को नहीं आ रहा था, ये तो कॉन्सेप्ट डाउट था, तो सर को एक बार कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीज दिमाग में रह जाता है, बस सिंपल सा चीज है, इसलिए बताते हैं आप लोगों को कि कोई भी डाउट है तो बोला करो, कमेंट किया करो। देखो बात करेंगे हम लोग रेट लॉ। रेट लॉ ये क्या होता है भाई? रेट लॉ हड़बड़ी में कुछ भी चीज नहीं सीख सकते आप, कि ऐसा होता है कि बहुत एकदम आके पूरा सब फटाफट 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 बोल दे, मतलब ट्रेन पकड़ना है क्या, ऐसा होता है? हाँ, ट्रेन पकड़ना है मेरे को, हाँ जितना जल्दी कंप्लीट कर दो भाई और जाके ट्रेन पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एकदम धीरे धीरे, एकदम बस हाँ एकदम होता है ना, आराम से चलते हैं, कंसेप्ट के साथ साथ चलते हैं और एक कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं। तो जैसे हम बात करेंगे रेट लो, ठीक है, रेट लो। ये देखो रेट लो जो होता है, आपको इसके लिए क्या चीज समझना पड़ता है। देखो आपको पहले एक केमिकल इक्वेशन लेना पड़ेगा, बहुत एकदम फर्स्ट में आपको केमिकल इक्वेशन लेना पड़ेगा। जैसे ए ऑफ ए, वही वाला पुराना वाला ही, चलो पुराना वाला ही जो है वो चीज ले रहे हैं, समझने में आप लोगों को आसानी रहेगा ये। अब इसके ऊपर बेस करके हम एक रेट लिख रहे हैं, रेट लिख रहे हैं। तो रेट ये होता है, रेट ये बराबर प्रोपोर्शनल टू, बोल रहे कि ये जो रिएक्टेंट है ना, इसका कंसंट्रेशन के ऊपर ये डिपेंड करेंगे। ये जो रेट है, जिस मोमेंट में हम रेट कैलकुलेट करें, उस मोमेंट में पर्टिकुलर उस मोमेंट में उस रिएक्टेंट का क्या हालत है, क्या कंसंट्रेशन है, क्या उसका कंसंट्रेशन है, तो डेफिनेटली कितने अमाउंट प्रेजेंट है, क्या कंसंट्रेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। उस पॉइंट में जब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब हम लोग रेट की बात कर रहे हैं, उस मोमेंट में, एट द पर्टिकुलर मोमेंट, तो वहां पर जैसे मान के चलो ए का जो कंसंट्रेशन है वो ए है। इनिशियल में ए नोट लिखते हैं, बट अभी जो है आपका ए है इसके साथ। अब देखो ये बी भी है, तो बी के साथ भी ये चीज डिपेंड करेंगे कि जितने सारे रिएक्टेंट है वो सबके ऊपर ये डिपेंड कर रहे हैं। रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट दैट मोमेंट। एट दैट मोमेंट, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एट दैट मोमेंट मतलब उस टाइम,
एकदम एंड में भी नहीं, एकदम इनिशियल में भी नहीं, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेट को उस टाइम क्या है। ठीक है, अब देखो यहां पर आप लोगों को लग रहा है ये जो है ना ये मोल पर लीटर है, ये जो मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है, मतलब ए और बी। अब उसके ऊपर होता है ना रेज टू द पावर, अब उसके पावर में कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, देखो कुछ चीजें लिखेंगे, आपको थोड़ा गौर करो क्या लिखेंगे, एक्स वाई। क्यों सर एक्स वाई क्यों, आप ए और बी क्यों नहीं लिखे? देखो आप ए बी भी लिख सकते थे, लेकिन रेड लॉ का ये रूल है कि आप पहले एक्सपेरिमेंट करो, फिर चेक करो, फिर देखो कि ये देख के क्या जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट में है क्या वही लिख पा रहे या अलग कुछ आ रहा है। तो ज्यादातर केस में आप लोग देखोगे कि एक रिएक्शन में जो इनिशियली लेते हैं हम लोग, जैसे ए मोल बी मोल जो भी मोल जो आपका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसके साथ उसके पावर में जो वैल्यूज आते हैं ना उसके साथ मिक्स नहीं होते, मिल नहीं होते कुछ भी, मतलब एकदम सिमिलर नहीं आते, डिफरेंट आते हैं। जैसे यहाँ पर ए है तो यहाँ पर एक्स आ गया, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर हाफ आ गया, ऐसे करके आते हैं भाई। इसका मतलब आपको रिएक्शन को पहले करके देखो, पहले एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद आप डिसाइड लो, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि यहां पर क्या वैल्यू आए। समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज होता है, आप पहले एक्सपेरिमेंट करो उसके बाद आप वैल्यू बिठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अचानक देख के यहाँ चलो ये है आप उसको बता दो, यहाँ पर 2 है तो 2 बिठा दो, भाई नहीं है। ये सब आपको कैलकुलेट करके मतलब एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूव करके वैल्यू निकालना पड़ता है। एंड दीज आर कॉल्ड ऑर्डर, इसको बोलते हैं ऑर्डर, लोग आगे में पढ़ेंगे ऑर्डर बोलते हैं इसको। तो ऑर्डर जो होता है वो आपका एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड रेट इक्वेशन में होता है। तो रेट लॉ यही है। तो एक्स और वाई के साथ ए और बी इक्वल हो सकता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई कभी इक्वल नहीं होंगे, हो सकता है। जैसे आप एक चीज होता है, जैसे एक सिंगल स्टेप रिएक्शंस के ऊपर बात करते हैं जब हम लोग, तो वहां पर सेम हो जाता है। जैसे आप देख के बता सकते हो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस जो होता है, मॉलिक्यूलरिटी जिसका आपका यूनिमोलिकुलर नहीं, एक मिनट, जो एलिमेंट्री रिएक्शन होता है एक स्टेप में जो रिएक्शंस प्रोसीड करते हैं, जैसे ज्यादातर रिएक्शन एक स्टेप में नहीं होता, बट जो सारे रिएक्शन एक स्टेप में होता है उसके लिए आप ये कर सकते हो, देख के बता सकते हो। ठीक है, आप सिंपली बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के बता सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके पास ये है, और ये ऊपर जो जा रहे पावर में रेज टू द पावर ये एक्स एंड वाई है, दोनों अलग अलग डिफरेंट है। हो सकता है नहीं भी हो सकता है, अगर रिएक्शंस में अगर पूरा देखेंगे वैल्यू तो सेम भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट पहले आप लोग इसको नहीं लिख सकते ए और बी। ठीक है, अब देखो रेट जो है ये प्रोपोर्शनलिटी जो साइन हटाएंगे हम, तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा के। ये जो के है बच्चों, ये के है, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंस है इसका। यहां पर एक्स और वाई है, तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होते हैं बेसिकली। ये जो रेट लॉ होते हैं ये होता है आपका पूरा कंप्लीट रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होते हैं। यहां पर बहुत अच्छे से आप लोग लिख लो कि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है भाई, ये होता है आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ओके, द वैल्यू ऑफ ए एंड एक्स, बी एंड वाई मे और मे नॉट बी सेम। ठीक है, तो ए समान एक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर बात करें कि बी और वाई सेम हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है, तो इस चीज को आप लोगों को समझना है। और आगे में जाके यही सब इन लोगों को हम लोग ऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जैसे यहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में एक्स ऑर्डर हो गया, बी के रेस्पेक्ट में वाई ऑर्डर हो गया, ओवरऑल अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? तो ये रेट लॉ होता है। अब ये चीज जो आया नया एक कांस्टेंट के, इसको भाई कैसे डील करें, ये है आपका स्पेसिफिक रेट। ये क्या बता दिए सर, स्पेसिफिक रेट मतलब देखो एक काम आप लोग कर सकते हो, आप लोग एक काम दे रहे हैं, सुनो। अब एक काम करो कि ए जो है आप यूनिमोलर ले लो, मतलब 1 मोल पर लीटर ले लो, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले लो। ए जो है आप 1 ले लो, ए का कॉन्सेंट्रेशन जो है आप 1 ले लो, और बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये भी आप 1 ले लो। ले सकते हो कि नहीं बताओ? बिल्कुल ले सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर 1 और 1 अगर हो जाए तो पूरी जो रेट के साथ ये केक आपका समान हो गया। ये पूरा देखो 1 के ऊपर अगर कुछ रहे एक्स या वाई
तो कुछ ये मैटर नहीं करेंगे, ये सारे 1 हो जाएंगे, तो रेट बराबर आपका के आ गया। तो आइदर आप क्या कर सकते हो, इसको रेट बोल सकते हो, स्पेसिफिक रेट बोल सकते हो, या तो आपको रेट कांस्टेंट बोल सकते हो। तो इसी के का नाम है रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। क्या सभी बच्चों को ये चीज समझ में आया कि रेट कांस्टेंट क्या होता है? अब देखो ये चीज, ये बोलने का तरीका आप लोगों को इतना तो समझा पा रहे हैं कि एक्चुअली में वो क्या है, रटना नहीं है कोई भी चीज। अगर रटना होता तो ऐसा नहीं बोल सकते कोई। एक कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं, एक लॉजिक के साथ चल रहे हैं, समझ में आ रही है? नहीं तो स्पेसिफिक रेट में ही बहुत सारे लोग फंसे रहते हैं। भाई स्पेसिफिक रेट हुए क्या, क्या ये स्पेसिफिक रेट है? हाँ, और रेट कांस्टेंट ये क्या दोनों अलग है क्या? दोनों सेम है। आप देख पा रहे हो कितना इजीली हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं। जस्ट 1 ले लो, इधर भी 1 ले लो, आ गया समझ। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रेट जो कांस्टेंट आया उसका वैल्यू, उसका जो यूनिट, वो क्या होते हैं? तो देखो रेट कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो रेट का जो ये आपका क्या है, रेट का जो यूनिट है कहीं ना कहीं वो तो हेल्प करेंगे, आपको मदद करेंगे रेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। देखो तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू अगर बात करें तो यहां पर एक ऑर्डर, nth ऑर्डर की रिएक्शंस ले ले क्या कुछ? ठीक है, चलो आप लोगों को बता दे रहे कि रेट कांस्टेंट और सम कांस्टेंट कंसंट्रेशन, और यहां पर मान के चलो पावर में n है। ये एक nth ऑर्डर की रिएक्शंस की एक्सप्रेशन है, nth ऑर्डर, तो ये n है। n का वैल्यू आप 0 1 2 3 फ्रैक्शंस कुछ भी ले सकते हो, दिक्कत नहीं है। अब बताओ k जो है, k अगर हम बात करें तो क्या होगा? k अगर हो जाएगा ऐसे रेट बाय a के पावर में ऐसे n। अब देखो रेट जो होता है, रेट क्या होता है आपका? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। और नीचे क्या होता है आपका? सेकंड, ऐसे आता है। और ए जो है आपका, ये क्या होगा? मोल पर। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? ये बात पल्ले पड़ रहा है कि नहीं बताओ? ये चीज हो रहा है ना? ये सेकंड क्यों लिखे हैं? ये रेट जो है आपका, रेट, रेट क्या होता है? रेट होता है आपका मोल पर लीटर बाई टाइम, मतलब चेंज ऑफ कंसंट्रेशन बाई टाइम। तो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होगा, सही यूनिट। अरे अगर हम मोल पर लीटर में लेते हैं तो, अगर एटीएम में लेंगे तो अलग बात है भाई, ठीक है। अब बहुत सारे क्या होता है कि लीटर जो होता है डीएम की होते हैं, बस वो वेरिएशन आएगा और कुछ नहीं, बेसिक चीज की। अब देखो मोल पर लीटर, मोल, तो ये उसको अगर ऊपर लिखे हैं तो मोल पर लीटर क्या होगा बोलो? 1 माइनस एन हो जाएगा कि नहीं बताओ? और ये जो सेकंड है यहाँ पर सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो ये ओवरऑल फॉर द nth ऑर्डर रिएक्शन, एक nth ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास, तो उसके लिए जो है रेट का कांस्टेंट का जो वैल्यू है, रेट कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है ये दे रहा है। ये जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये है आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। और ऑर्डर जो है आप लोगों को बता दिए कि ऑर्डर जो होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन होता है ना, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, उसके माथे में भाई जो वैल्यू है, बस वो सारी चीज होता है ऑर्डर। गॉट इट? तो x y ये दोनों मिला के टोटल ऑर्डर आ रहा है x प्लस वाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलो? तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मिल गया यहां से। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार लिख लो। अच्छा तो यहाँ पर देखो, अगर आप लोग दिमाग में चल रहा है कि n का वैल्यू क्या हो सकता है, n का वैल्यू अगर 0 बिटा है, n का वैल्यू अगर 1 बिटा है, तो अलग अलग ऑर्डर की आपको मिलेंगे भाई। सवाल तो पक्का आता है ना? यहाँ से बोलो कि n का वैल्यू 0 आ गया, तो 0 ऑर्डर के लिए रेट का जो यूनिट होता है वो बता दो। अगर n का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बेस करके आप बता सकते हो कि हाँ रेट का ये जो रेट है उसका यूनिट क्या होगा। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पर 1 होगा तो 1 1 कैंसिल, 0 तो सिर्फ सेकंड इनवर्स हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसका वैल्यू जब हो जाएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या होगा? के का वैल्यू सेकंड इनवर्स, जो के का यूनिट है, बेसिकली वैल्यू नहीं है, के का यूनिट है। और रेट का जो के का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, उसका मतलब आप समझ जाना कि रेट वो वाला ये रिएक्शन उतना ही अच्छा हो रहा है, उतना ही अच्छा जा रहा है। तो ऑर्डर समझ में आया? ऑर्डर के ऊपर बहुत कुछ बात किया जा सकता है भाई, बहुत कुछ बात किया जा सकता है। जैसे ऑर्डर, आप ऑर्डर के ऊपर थोड़ा सा इरेज करें, बोलो इरेज करें कि नहीं? बोलो कहां करें? यहां पर करते हैं। तो ऑर्डर आप लोगों को अच्छे से समझा दे रहे, सुनो। तो ऑर्डर क्या, एक कॉन्सेप्ट तो दे दिए कि ये जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन है, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो वैल्यूज है उसको बोलेंगे ऑर्डर। तो ऑर्डर आप देख के नहीं बता सकते, आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा, उसके बाद बताओगे ऑर्डर। तो ऑर्डर दोस्तों आप 0 हो सकता है, ऑर्डर के वैल्यू 0 हो सकते हैं, 0 हो सकता है, ओके
जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एग्जाम्पल पता है आप लोगों को, जैसे डिकम्पोजिशन एमोनिया हो गया, कुछ मेटल सरफेस के ऊपर जो भी रिएक्शंस होता है बेसिकली, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन देख लो आप लोग, ठीक है, प्लेटिनम सरफेस के ऊपर, गोल्ड सरफेस के ऊपर। तो ये सारे रिएक्शंस जो एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो आपके जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। HI हाइड्रोजन आयोडाइड का डिकम्पोजिशन, एमोनिया का डिकम्पोजिशन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। फिर होता है फर्स्ट, मतलब वन होगा, वन हो सकता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, बहुत सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, आप लोग को पता है। ये जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होते हैं ना, सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आपको बात करेंगे तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन 2 भी हो सकता है, ऐसे 3 भी हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये फ्रैक्शन भी हो सकते हैं भाई, हाफ हो गया, 3/2 हो गया, और नेगेटिव भी हो सकता है। ओजोन, ओजोन से मतलब ओजोन का जो रिएक्शन, ओजोन से O2 बनना, ये नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है, O3 से O2। तो देखो ऑर्डर की एक बात आता है कि ऑर्डर आपका इंटीजर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, फ्रैक्शन होगा, समझ में आया, नेचुरल नंबर, जीरो, सारे चीजें हो रहा है। तो जीरो भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ओजोन, ओजोन का जो डिकम्पोजिशन होता है, ओजोन से O2 बनता है, वो नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आया चीज? तो ऑर्डर के ऊपर ही बात करेंगे हम लोग। जीरो हो सकता है, होल नंबर होता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, होल नंबर, नेगेटिव, जीरो, सारी चीजें हो सकता है। तो ये होता है ऑर्डर। और ऑर्डर ध्यान रखना, ऑर्डर आपको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड लिखना होगा। अब ऑर्डर के ऊपर बात करेंगे तो आप बताओ कि सेकंड ऑर्डर n बराबर 2 में आपका रेट का यूनिट क्या होगा? तो k बराबर क्या हो जाएंगे आपको? यहाँ पर मोल पर लीटर लिखो, मोल पर लीटर, 1 - 2 लिखना होगा सेकंड इनवर्स। अब 2 -1, तो ये लीटर मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स हो गया, ठीक है। तो ये आपको बहुत मदद करेंगे कि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है। यूनिट देख के बता दोगे कि हाँ ये ऑर्डर रिएक्शन है, समझ में आ रहा है। तो आइदर आपको डायरेक्ट पूछेंगे कि k का वैल्यू, k का यूनिट बता दो, k का यूनिट बता दो फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ऐसे करके, या तो k का यूनिट दिया हुआ है और उससे बताओ कि ऑर्डर कितना है। अब देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है ऑर्डर के साथ साथ, अब जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी भी पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या पढ़ेंगे, देखो देखो कोई भी रिएक्शन होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ रिएक्टिंग स्पीसीज होता है वहां पर, रिएक्टिंग स्पीसीज जिसके बीच में कोलिशन होता है और प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्टिंग स्पीसीज, उसकी नंबर जो है उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। और ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए वैलिड है। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जो मॉलिक्यूलरिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, मॉलिक्यूलरिटी, तो क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जिसके बीच में कोलिशन होता है, दैट मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, जिसके बीच में क्या होगा, कोलिशन, और लीड्स टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं क्या क्या हो सकता है बोलो? ये नॉर्मल मॉलिक्यूल हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है जैसे H2O2, ऐसे हाइड्रोजन प्लस आयोडीन HI बन गया है, NH3 प्लस हाइड्रोजन N2 प्लस H2 हाइड्रोजन क्या बन गया, एमोनिया बन गया, NH3 प्लस HCl NH4Cl बन गया, तो PCl3 प्लस Cl2 PCl5 बन गया। तो क्या है, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये तो एटॉम पार्टिसिपेट कर सकता है, एटॉम एलिमेंट, आयंस पार्टिसिपेट कर सकता है, आयंस, जैसे सल्फेट आयन है और बेरियम 2+ है तो बेरियम सल्फेट बन गया, तो आयंस पार्टिसिपेट कर सकता है, समझ में आया? तो आयंस पार्टिसिपेट कर सकता है। और ये सारे कहानी जो है एलिमेंट्री रिएक्शन से ऊपर बेस करके होता है। मॉलिक्यूलरिटी मतलब एक सिंगल स्टेप रिएक्शन, ध्यान से सुनो, सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक सिंगल स्टेप रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जितने सारे रिएक्टेंट की आवश्यकता है, समझ में आया? हो सकता है मॉलिक्यूल्स, एटॉम्स, आयंस, तो ये होता है आपका मॉलिक्यूलरिटी। तो बेसिक सा एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में आप लोगों का कि डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। आप बोलो, आप बता सकते हो कि नहीं बताओ अभी?
अब बोलो, अब बता सकते हो कि नहीं बताओ। नंबर ऑर्डर, ऑर्डर में लिखेंगे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट एक्सप्रेशन में जो रेज टू द पावर होता है कंसंट्रेशन नाम के ऊपर होता है ऑर्डर। मॉलिक्यूलर में आप डेफिनेशन लिख देना कि नंबर ऑफ रिएक्टिव स्पीसीज प्रेजेंट इन द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस और एलिमेंटरी रिएक्शंस, रिएक्टिंग स्पीसीज जिसके बीच में कोलिशन होता है वो एक नंबर हो गया। दो नंबर ये बताना कि ऑर्डर जो है आपका 0 1 2 फ्रैक्शन होल नंबर ये सब होंगे, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी हमेशा होल नंबर होगा। ये जो है हमेशा होल नंबर होगा आपका, ये जीरो कभी नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होंगे, होल नंबर ही होंगे हमेशा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और ऑर्डर जो है आपका मल्टी स्टेप रिएक्शंस के ऊपर बेस करके अगर बात करें तो ऑर्डर होता है, हालांकि वहां पर जो स्लो स्टेप होता है, जैसे मान के चलो एक रिएक्शन है उसमें 3 स्टेप में जा रहे हैं, तो थर्ड स्टेप जो है सबसे लास्ट में जो स्टेप है वो सबसे स्लो जा रहा है, तो स्लो स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। एक रिएक्शन होता है जैसे मल्टी स्टेप रिएक्शन के लिए जो स्लो स्टेप होता है उसके ऊपर पूरा रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, तो रेट डिटरमाइन जो स्टेप होता है आरडीएस। समझ में आया? जैसे एक साइकिल बना रहे तो सारी चीज अगर बन जाए तब साइकिल कंप्लीट है। अगर मान के चलो जो साइकिल का बेल बनाते हैं होता है ना घंटी, तो वो बहुत स्लो बना रहे हैं, तो अगर पूरा साइकिल को एक स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है तो बेल भी लगाना होगा साइकिल में, तब जाके साइकिल कंप्लीट हो गया। तो बेल जो है ये अब स्लो बन रहा है, तो पूरा पूरा सबको वेट करना होगा साइकिल को कंप्लीट देने में, वो बेल जो बना रहे उसके ऊपर। समझ में? तो यही चीज होता है भाई। तो स्लो स्टेप होता है आपका आरडीएस, स्लो स्टेप होता है आरडीएस मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मॉलिक्यूलरिटी बस एलिमेंटरी रिएक्शन के ऊपर ही वैलिड है, बाकी मल्टी स्टेप रिएक्शन में आपका मॉलिक्यूलरिटी इज इनसिग्निफिकेंट, उसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? तो इतना कुछ चीजें था यहाँ पर लेक्चर में। क्वेश्चंस आप लगा सकते हो इसके ऊपर बेस करके, बहुत सारे जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस है आप लगा लो, रेट निकालो, इसका डिसअपीयरेंस कितना होता है, अपीयरेंस निकालो, फिर यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। समझ में आया? ऑर्डर मॉलिक्यूलर की डिफरेंस, तो बहुत सारे ये लेक्चर अगर 1 घंटा की लेक्चर है लगभग, तो ये अगर किसी ने देख लिया पूरा कंप्लीट तो एक पहला सेगमेंट तो उसका कंप्लीट हो गया, जिसमें 2-4 सवाल फंस जाएंगे, और बाकी आगे में आके हम लोग पॉल्यूशन थ्योरी पढ़ेंगे भाई। ऐसा नहीं कि सर ये लेक्चर पहला कंप्लीट करके छोड़ दिए, नहीं, पूरा जर्नी में आप लोगों के साथ रहेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जितने भी दोस्त है उन लोगों के सामने इस चीजों को जो है रिप्रेजेंट करना है कि इस चैनल के बारे में बताना है, एंड सब्सक्राइब, टेल देम टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अभी जो है दोस्तों 1000 की जर्नी कंप्लीट नहीं हुआ है, सो वी आर वेरी क्लोज टू 1000। 1000 होने में बस कुछ 200-300 सब्सक्राइब की जरूरत है, तो आप चाहो तो इसको बहुत जल्दी मिनिमम टाइम के ऊपर आप लोग कर सकते हो। तो बस यही आप सभी से गुजारिश है मेरे, ठीक है, एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो ऐसे वीडियो दोस्तों अपलोड होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों का जो भी डाउट है ना आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेझिझक भाई बता दो कि हाँ यहाँ दिक्कत हो रहा है कि सर ऑर्डर नहीं समझ में आया, मॉलिक्यूलर ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। आप ना एक काम करते हैं, आप अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं मेरा, पर आप प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो इसमें आप मैसेज भी कर सकते हो। अगर पॉसिबल है तो हम ऑब्वियसली आप लोगों को मदद करेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चंस को भेज सकते हो कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, तो आई कैन सॉल्व इट आउट, ठीक है। तो आज रखते हैं यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।